होटल हॉन्टेड भाग 25। इस कहानी के लेखक हैं प्रेम राठौड़। मनीष चुपचाप जंगल में बैठा हुआ था। उसे इसी बात का डर था कि कहीं वो जो सोच रहा है वो सच ना हो। पर अंकिता आखिर ऐसा क्यों करेगी? वो इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी पाटिल उस पर दबाव बनाते हुए कहता है, क्या तुम जानते हो कि यह रिंग किसकी है? मनीष के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, अंकिता। अंकिता का नाम सुनकर पाटिल को भी जैसे एक झटका सा लगता है। वो भी यही सोचने लगता है कि आखिर अंकिता ऐसा क्यों और कैसे कर सकती है। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी मनीष को उसने दौड़ते हुए होटल की ओर जाते हुए देखता है। वो जोर से चिल्लाता है, मनीष रुक जाओ, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठा लेना। इतना कहकर वो और सभी पुलिस वाले उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। मनीष बहुत तेजी से दौड़ते जा रहा था। उसे इस वक्त किसी चीज का फिक्र नहीं थी। पाटिल और उसके ऑफिसर भी उसके पीछे दौड़ रहे थे। ऊपर आसमान में भी अब बादल आने लगा था। अचानक जंगल में धुंध छाने लगती है, जिसकी वजह से पाटिल को अब मनीष साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पाटिल को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यहां धुंध कैसे आ गई। वो जैसे तैसे उस धुंध से बाहर निकलते हैं तो उन्हें मनीष कहीं नहीं दिखाई देता। इस तरफ होटल के कमरे में कविता नीलेश किसी के बारे में बात कर रही थी कि तभी होटल की सभी लाइट चली जाती है और पूरे होटल में अंधेरा छा जाता है। नीलेश कविता से कहता है, अरे लाइट कैसे चली गई? कविता भी पहले थोड़ा डर जाती है, पर जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो बाहर जोरों से बादल गरज रहे थे। इसीलिए वो नीलेश से कहती है, लगता है आज रात बारिश बहुत होने वाली है, इसीलिए तेज हवाई की वजह से शायद कोई प्रॉब्लम हो गई हो। तुम फ़ोन रखो, मैं पता करती हूँ। इतना कहने के बाद वो फ़ोन कट कर देती है। फ़ोन रखने के बाद वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर कॉरिडोर में देखती है तो कॉरिडोर में काला अंधेरा और दिल को चुभाने वाला सन्नाटा छाया हुआ था। उसने अपनी फ़ोन की लाइट ऑन की और कॉरिडोर में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, पर अंधेरा इतना ज़्यादा था कि उसे ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर को छूता है और वो अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के ऊपर लपेटते हुए कहती है, इस वक्त इतनी ठंडी हवा? कॉरिडोर में चलते हुए एक खिड़की के पास पहुंचने वाली थी कि तभी बाहर बहुत जोर से बिजली कड़कती है और उसकी रोशनी में कविता को खिड़की के पास एक इंसानी आकृति दिखाई देती है। पर उसके अगले ही पल वो उसकी नज़रों से गायब हो जाती है। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा था। वो खुद को हौसला देते हुए आगे चलने लगती है। नीचे कार में नीलेश कविता के फ़ोन का वेट करते हुए थक चुका था। तभी कार के ऊपर पानी की बूंदें गिरने की आवाज़ आती है और धीरे धीरे करते हुए पूरे जगह पानी भरने लगती है। नीलेश परेशान होते हुए कहता, लो अब इसकी ही कमी थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। अपना लैपटॉप निकालता है। लैपटॉप चलाते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर कविता के रूम की पूरी लाइव रिकॉर्डिंग देखने लगती है। उसने अपने लैपटॉप को कमरे के कैमरे से कनेक्ट कर लिया। अभी भी पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, पर बाहर से आती हुई कुछ रोशनी की वजह से थोड़ा उजाला था। लैपटॉप पर देखता है तो कविता अपने बेड पर लेटी हुई थी।
वो थोड़ा नाराज़ हुए कहता है, मुझे कब से इसकी फ़िक्र हो रही है और ये सुकून से आराम कर रही है, चलो कोई बात नहीं। इतना कहकर वो अपना लैपटॉप साइड में रख देता है। वो कार की खिड़की से बाहर देखता है तो अभी भी बारिश ज़ोरों से पड़ रही थी, इसलिए वो थोड़ी देर वहीं रुकने का डिसाइड करता है। इस तरफ कविता को एक बात बहुत अजीब लग रही थी। होटल में लाइट नहीं थी, फिर भी पूरे कॉरिडोर में एक भी आदमी की आवाज़ या चहल पहल नहीं दिख रही थी, जैसे पूरा होटल खाली हो। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वह घबराते हुए पीछे मुड़ती है तो पाती है कि उसके पीछे अंकिता खड़ी हुई है। उसे देखकर कविता चौंकते हुए कहती, अंकिता तुम यहाँ? उसकी बात सुनकर अंकिता मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे तो मैंने अभी तक तुम्हें अपना नाम नहीं बताया और मुझे नहीं याद आ रहा है कि हम पहले कभी मिले भी हैं। अंकिता की बात सुनकर कविता को एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी में कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो बात को छुपाते हुए कहती है, अरे वो तो मैं तुम्हें नीचे कल बात करते हुए देखा था तो तुम्हारा नाम ऐसे ही याद रह गया था। उसका जवाब सुनकर अंकिता मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें और नीलेश को रिया के बारे में जानना था ना, तो इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? मुझसे पूछ लेती तो मैं ही बता देती। अंकिता की बात सुनकर वो चौंकते हुए कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? अंकिता इस वक्त पीछे मुड़कर खड़ी थी और जैसे ही वो रिया की तरफ मुड़ती है, रिया के मुंह से चीख निकल जाती है। उसके पैर कांपने लगते हैं क्योंकि इस वक्त उसका पूरा चेहरा रिया के जैसा दिख रहा था। चेहरे पर कई घाव के निशान, आंखों से निकलता हुआ खून। वो कविता की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता तो और किसे पता होगा, आखिर मौत तो मेरी हुई है ना। यह देखकर कविता भागने के लिए खड़ी होती है, पर जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, अंकिता दीवार पर लगी एक पेंटिंग पर हाथ मारती है जिससे उसका कांच टूट जाता है। उससे एक कांच का टुकड़ा उठाकर वो कविता के गर्दन के आर पार कर देती है। कविता अभी भी दर्द की वजह से छटपटा रही थी। अंकिता हंसते हुए उसके पास घूमते हुए कहती है, अरे रे 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 रे, तुम्हें इतने दर्द में देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। चलो आखिर मैं तुम्हें इस दर्द से आज़ाद कर देती हूँ। इतना कहते हुए अंकिता बाकी के कांच के टुकड़े भी उठाती है और एक के बाद एक कविता के चेहरे के आर पार कर देती है। बाहर गरजते हुए बादलों के साथ यह शोर भी वहीं दब कर रह जाता है। क्या कविता की जान बच जाएगी? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। यदि ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।